प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने अध्याय 1 ठोस अवस्था का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि ठोसों के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट। कि मैंने कल आपको बताया था कि ठोसों को ज्यामिति व कणों की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर और अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो कल हमने बात की थी ज्यामिति व कणों की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर। ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम बात करते हैं अंतराणविक बलों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण की। तो अंतराणविक आकर्षण बल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि जो पदार्थ है उनके अवयवी कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, यानी अवयवी कण एक दूसरे को परस्पर आकर्षण बल से बांधे रखते हैं, जिसे हम अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर हमने ठोसों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। तो एक बार फिर आप देख रहे होंगे कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, जिसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। आणविक ठोसों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ए अध्रुवीय आणविक ठोस, बी ध्रुवीय आणविक ठोस, सी हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो आज हम इस वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक ठोसों की। आयनिक ठोस। तो देखिए बेटे, आयनिक ठोस जैसे आपने पढ़ा है कि आयनिक यौगिक धातु एवं अधातु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं। अतः आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल के अवयवी कण आयन, धनायन व ऋणायन होते हैं। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखने का, आयनिक ठोसों के अवयवी कण कौन से हैं? अवयवी कण धनायन व ऋणायन। दूसरी बात, इनके अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयनिक बंध। दूसरी बात यह है, अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध। तीसरी बात क्या है, ये इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। साथ ही यह कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी भंगुर प्रकृति। इनकी भंगुर प्रकृति होती है। तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनके अवयवी कण जो होते हैं धनायन व ऋणायन होते हैं, अर्थात आयनिक ठोस धनायन ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर आयनिक ठोस की बात करूं, जैसे ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। इसके नीचे दूसरा देखो अवयवी कण कैसे आएगा? ऋण धन, ऋण धन, ऋण धन, जैसी। तो ये धन ऋण धन ऋण, तो एक निश्चित क्रम में अवयवीकरण मौजूद है। अब जिस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? बाह्य बल। जैसे ऊपर की पता है, इस पर मैंने दाव लगाया, दाव क्या लगाया मैंने? दाव। इस सतह पर दाव आरोपित किया, तो ये सतह आगे की तरफ खिसक जाती है। जैसे ही मैं इस पर दाव लगाऊंगा तो ऊपर की परत जो है, ऊपर की जो
परत है, अवयविक पंक्ति है, इसके कारण आगे की तरफ खिसक जाएंगे। तो देखो इसकी स्थिति कैसे हो जाएगी, जैसे हम बात करें कि देखिए अवयवी कणों के आगे खिसक जाने के बाद ये स्थितियां हो जाएगी। देखो देखो ये पंक्ति खिसक गई। तो अब देखो इसमें समान आवेशित कण एक दूसरे के आ गए, नजदीक आ गए। देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने दाव लगाया तो एक पंक्ति ऊपर दूसरी पंक्ति क्या हो गई, खिसक गई। तो देखो समान आवेशित कण तो धन धन ऋण ऋण क्या आ गए, पास पास आ गए। और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण क्रिस्टल टूट जाता है। तो ये इसके कारण है कि इसकी भंगुर प्रकृति की होती है। तो देखो इनके अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। ये इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगली बात हमने बताई कि ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं, तो मैंने अभी दिखा रखा है आपके सामने कि ये धन व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। और जैसे ही हम पर दावा अर्पित करते हैं तो एक परत दूसरी परत या एक ऊपर की सतह जो पंक्ति के कण है वो खिसक जाते हैं, जिससे समान आवेशित कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इस प्रकार जालक टूट जाता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि अवयवी कण परस्पर अंतराणु आकर्षण बल द्वारा बने रहते हैं। परंतु गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में यह विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्यों कि जब इनको हम गला लेते हैं, संगलित कर लेते हैं या फिर इनको किसी उचित विलायक में घोल लेते हैं, तो इस स्थिति में इनके कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्षीण हो जाता है, अर्थात आयनिक बंध टूट जाता है। और इस स्थिति में आयन मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये बिंदु आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है कि आयनिक ठोस या आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं, परंतु गलित अवस्था या विलयन अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में इनके अवयवी कण अर्थात आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और मुक्त विचरण करते हैं। तो देखो ये बात हुई इनकी आयनिक ठोसों की। उदाहरण में जैसे आप बात करते हैं NaCl नमक, जैसे देखो उदाहरण हम बात करें NaCl है आपका, बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, नौसादर है, ये सब किसमें आते हैं, आयनिक ठोसों की श्रेणी में आते हैं। तो देखो ये तो बात हुई आयनिक ठोस की। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। दूसरा नंबर है हमारा बेटा सहसंयोजक सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो ये अधिकांशतः जो सहसंयोजक ठोस होते हैं अधातु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनके जो अवयवी कण हैं अधातु परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। जिसे उदाहरण हम बात करें हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट आदि। तो बेटा पहली बात, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। दूसरी बात, इनके अवयवी कणों के मध्य में
सहसंयोग बंध पाया जाता है, अर्थात परमाणु परस्पर एक दूसरे के साथ सहसंयोग बंध द्वारा जुड़ करके एक विशालकाय त्रिविम जालक संरचना का निर्माण करते हैं, एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसी कारण इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अगली बात यह इनके गलनांक उत्थानांक भी उच्च होते हैं। तीसरी बात, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। परंतु एक ग्रेफाइट अपवाद है जो कि सहसंयोग ठोस होते हुए विद्युत धारा का चालन करता है। इसका कारण हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेफाइट की षटकोणीय वलय संरचना में, वलयुक्त षटकोणीय संरचना होती है, उसके अंदर प्रत्येक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जालक के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, जिसके कारण धारा का प्रभाव होता है। तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं ठोस अवस्था में भी और गलित या विलयन अवस्था में भी कुचालक होते हैं। परंतु ग्रेफाइट एक अपवाद है जिसमें प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये धारा का प्रवाह करता है। इसमें देखिए हमने पढ़ा है और जानते हैं, इसमें एक चीज देखो, हीरा और ग्रेफाइट, ये दो चीजें आप देखो 10वीं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें देखो यहां पर हमें इनके बारे में अंतर ध्यान रखने हैं। जैसे हीरा है, दोनों ही सहसंयोग नेटवर्क ठोस है। हीरा जिसे आप जानते हो, इसकी इसमें कार्बन परमाणु की संकेत अवस्था sp3। हीरा में कार्बन परमाणु की संकेत अवस्था कौन सी होती है? sp3। और ग्रेफाइट में कार्बन की संकेत अवस्था sp2। अर्थात हीरे की संरचना आप जानते हो कैसी, हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है। इसमें कार्बन परमाणु चतुष्फल के रूप में अन्य परमाणु 4 परमाणु के साथ घिरा रहता है प्रत्येक कार्बन। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन पड़ोसी कार्बनों के साथ जुड़ करके वलयुक्त षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। अतः तो इसकी संरचना कैसी हुई? चतुष्फल की। इसकी संरचना परतदार। दूसरी बात, जो हीरा पारदर्शक, रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा पारदर्शक, चमकदार ठोस है, जबकि ग्रेफाइट काले रंग का अपारदर्शी ठोस है। हीरा का उपयोग हम जेवरात, बहुमूल्य रत्न के रूप में करते हैं, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग हम ग्लास पेंसिल है, इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट छड़ों के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगली बात देखो, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर ध्यान रख लें आपके, हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट नर्म व मुलायम होता है। तो ये अंतर इसमें हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर चल रहे हैं, हीरा में कार्बन की संकेत अवस्था sp3 होती है, ग्रेफाइट में कार्बन की संकेत अवस्था sp2 होती है। हीरा की संरचना चतुष्फल की होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलय परतदार होती है। हीरा पारदर्शक है, चमकदार ठोस है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शक काला ठोस है। जो हीरा है इसमें करंट नहीं आता, ये विद्युत का क्या है? कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो ये देखो, ये इनकी कुछ अंतर है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो हम तीसरी बात करते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धात्विक ठोस देखो, धात्विक ठोस में कणों के मध्य में धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक। जिस बंध को समझाने के लिए सबसे पहले जो
मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लॉरेंज व ड्यूटरे ने दिया था। तो धात्विक ठोस में क्या है कि ये माना जाता है कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे ये कोई किसी धातु परमाणु का एक टुकड़ा है, अब इसमें कोई धातु परमाणु क्या इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना रही है, जैसे ये धनायन। तो ये धनायन जो है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इनकी जहां त्यागे इलेक्ट्रॉन है वो इन धातु धनायनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे ये जिसमें इसमें दिखाया है कि जो ये कर्नेल है, धनायन है, ये धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र हुए। जैसे इसमें देखो, इस धनायन को चार रंग से, जैसे ये है, इसको देखो 1 2 3 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन घुमा हुआ। तो इसके माध्यम से देखो, जिस ताकत से ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ऊपर की ओर, उसी ताकत से ये धनायन से नीचे की ओर खींचता है। इसी तरह ये इस इलेक्ट्रॉन को दोनों अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं कि दोनों एक ही धातु का आयन है, एक ही धातु का धनायन है, दोनों ही सामर्थ्य समान होगी, तो न तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है न ये नीचे आता है, अर्थात इन दोनों के बीच में ही स्थिर रहता है और किसी एक आयन के साथ प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। और ये थोड़ा सा दाब लगने पर, विद्युत वगैरह लगने पर अपने स्थान से आगे की तरफ खिसक जाता है और उसके स्थान पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धात्विक ठोस धनायनों का इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में, मुक्त इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबा हुआ एक व्यवस्थित झुंड है, एक व्यवस्थित संरचना है, जिनमें अवयवी कण परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैंने इससे आपको बताने की कोशिश की, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया है कि धातु धनायनों का मुक्त इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में एक व्यवस्था जो है या धनायनों का जो झुंड है वही क्या है, धात्विक ठोस। तो हम ये कह सकते हैं इनके अवयवी कण मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे धातु आयन। दूसरी बात, अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। तीसरी बात, ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सक्षम होते हैं। तो देखो, ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं। तीसरा, ये आघात वर्धनीय तन्य होते हैं, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और देखो, इसके उदाहरणों में हम बात करें तो समस्त धातुएं जैसे आपका चांदी, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, ये सभी धातुएं इसकी श्रेणी में आती हैं। तो देखो, ये बात हुई इसकी धात्विक ठोस की। तो बड़ा हमने अभी तक बात की है आपके बारे में आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस में मुख्य रूप से आपको हीरा और ग्रेफाइट में अंतर ध्यान रखने हैं और इनके उदाहरण। दूसरी बात, जैसे धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस में ये चीज सबसे बड़ी है कि अवयवी कण जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए धातु धनायनों को माना जाता है। तो
ये धात्विक ठोस की बात है। आज इतना ही, और आज आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप आज के बाद कल जब हम आपसे मिलेंगे तो यहां तक के नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे। कल आपके नोट्स डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद।